आईपीसी के तहत पिछले लेक्चर में आपको आईपीसी का निर्माण बताया गया था और कुछ सामान्य बातें बताई गई थी। इसके बाद आपको जो बताया Batches, जा रहा था timetable, enquiry, वह payments, आपका बताया chats, जा रहा app downloads, free, study material, store, new, coupon code, MK, Manoj Kumar Pandey, updates available. Please click reload to have latest update. यानी कि रिपील या ओमिटेड, ये भी पिछले लेक्चर में बताया गया था होता क्या है। इसके बाद आपका अवैध बताया जा रहा था, इनलीगल सेक्शन या अवैध धारा या असंवैधानिक। यानी कि अब हमें देखना है अवैध, यानी कि कौन सी धारा के प्रावधान पूरी तरह या धारा के कुछ प्रावधान अवैध या असंवैधानिक हैं। असंवैधानिक हैं। देखिए यहाँ से झारखंड एपीओ में 3 क्वेश्चन आपका बना था। सतर्क रहना है, यहाँ से निश्चित तौर पे आपका एक क्वेश्चन बनता है। पहले अवैध या असंवैधानिक के बारे में समझिए। कानून के या विधि के किसी प्रावधान को अवैध या असंवैधानिक घोषित करने की क्षमता भारत में न्यायपालिका को है। न्यायपालिका में भी केवल 2 न्यायालयों को यह शक्ति प्राप्त है। यूपीजे में ये क्वेश्चन आ चुका है आपका संविधान में भी कि किसी कानून को अवैध या असंवैधानिक कौन न्यायालय भारत में घोषित कर सकते हैं, तो वह पहला न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय, और दूसरा न्यायालय है हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय। उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत किसी कानून के प्रावधान को अवैध या असंवैधानिक घोषित करने की क्षमता रखता है, जबकि उच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत यह शक्ति रखते हैं। जहाँ तक इस शक्ति का प्रश्न है, न्यायालयों की यह शक्ति जिसके द्वारा वह किसी प्राधिकारी द्वारा बनाए गए कानून को अवैध या असंवैधानिक घोषित करने की क्षमता रखते हैं, इस शक्ति को एक नाम दिया जाता है जुडिशियल रिव्यू। यानी कि इस शक्ति को न्यायिक पुनर्विलोकन कहा जाता है। जुडिशियल रिव्यू यानी कि न्यायिक पुनर्विलोकन। अब एक क्वेश्चन आपका फिर जे में बना है कि भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन करने का अधिकार, जुडिशियल रिव्यू का राइट किस किस न्यायालय को प्राप्त है, तो आपका जवाब रहेगा केवल 2 न्यायालयों को, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय। अनुच्छेद आपको बता ही दिया गया है। अब ये आया कि अगर किसी कानून के प्रावधान को इलीगल या अवैध न्यायपालिका ने घोषित कर दिया है तो उसका क्या प्रभाव होता है, ये भी पूछा जाता है। अगर न्यायालय ने किसी कानून के प्रावधान को अवैध या असंवैधानिक घोषित कर दिया है, इसका मतलब ये हुआ कि वह प्रावधान कानून में बना रहता है। यानी कि वह प्रावधान कानून में बना रहता है, अर्थात कानून से बाहर नहीं किया जाता,
समाप्त नहीं किया जाता तो होता क्या है, होता ये है कि उसका इन्फोर्समेंट का मतलब ये हुआ कि उसका जो प्रवर्तन होता है वह रुक जाता है। फिर से एक बार याद रखिए इसको, अगर किसी कानून को न्यायालय ने अवैध घोषित कर दिया तो वह प्रावधान कानून में बना रहता है, लिखा रहेगा, लेकिन उसका प्रवर्तन रुक जाएगा, अर्थात उस सेक्शन के तहत या उस प्रावधान के तहत कोई कार्य नहीं किया जाएगा। अगर हम आईपीसी देखें तो उस धारा में दिए गए अपराध के तहत किसी को दंडित नहीं किया जाएगा। आपका ये ज़रूर याद रखिए, आपका अब कौन कौन आईपीसी के प्रावधानों को आपका अवैध घोषित किया गया है हमारे उच्चतम न्यायालय द्वारा। तो पहला हम देखते हैं सेक्शन 303, ये काफ़ी पूछा जाता है। सेक्शन 303 केस याद रखिएगा, मिट्ठू सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब, यानी कि पंजाब राज्य। मिट्ठू सिंह वर्सेज पंजाब राज्य का केस है, केस जरूर याद रखिए। फिर एक बार सन पूछा है, सन पूछे तो 1983 का केस है, उच्चतम न्यायालय का केस है। मिट्ठू सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब के बाद में 1983 ईस्वी में भारत के उच्चतम न्यायालय ने आईपीसी की धारा 303 को अवैध घोषित कर दिया या असंवैधानिक घोषित कर दिया आपका, क्योंकि यह धारा अनुच्छेद 14 यानी कि आर्टिकल 14 और 21 का वायलेशन करती थी। ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि किन अनुच्छेदों के उल्लंघन के आधार पर धारा 303 को सुप्रीम कोर्ट ने अवैध घोषित किया। तो आपका जवाब रहेगा आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21। अब दोनों में है क्या, ये आपको अच्छे से देखना है। 303 में दिया क्या गया है, आइए देखा जाए। 303 आईपीसी की धारा 303 में देखिए क्या था कि अगर कोई व्यक्ति आजीवन कारावास की सज़ा भुगत रहा हो, लाइफ इम्प्रिजमेंट या आजीवन कारावास, अगर कोई व्यक्ति आजीवन कारावास की सज़ा भुगत रहा हो और सज़ा भुगतने के दौरान यानी कि सज़ा भुगतने के समय ही अगर वह मर्डर करता है यानी कि हत्या करता है, तो 303 ये बताती थी कि अब उसे जो इस हत्या के लिए, मर्डर के लिए दंड दिया जाएगा वह केवल और केवल मृत्युदंड होगा, यानी कि वह दंड केवल मृत्युदंड होगा, अर्थात केवल एक ही दंड अब दिया जाएगा, मृत्युदंड। जो मिट्ठू सिंह था उसने इस प्रावधान को चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में। देखिए तर्क क्या उठाया मिट्ठू सिंह, आपका उच्चतम न्यायालय में क्या तर्क उठाया गया। पहला तर्क आर्टिकल 14 का उठाया गया, समता के अधिकार का। आपका ये कहा गया कि भाई 302 में आपका दो दंड हैं हत्या जो करता है, या तो न्यायालय
उसे मृत्युदंड देता है या आजीवन कारावास। आजीवन कारावास की सज़ा देता है। और 303 के तहत मैं अगर हत्या करता हूँ तो मुझे केवल और केवल मृत्युदंड दिया जाएगा। ये तो समता के अधिकार का उल्लंघन है। उच्चतम न्यायालय ने आपका इसे समता के अधिकार का उल्लंघन माना। आर्टिकल 21 आपका ये है कि जीवन जीने का अधिकार, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। मिट्ठू सिंह ने फिर कहा कि कितना दंड दिया जाए ये विकल्प होता है, न्यायालयों के विवेक पर भी निर्भर करता है। इसमें न्यायालय का कोई विवेक नहीं है। इस मामले में केवल और केवल न्यायालय मृत्युदंड देने के लिए बाध्य हैं। अतः ऐसी दशा में आर्टिकल 21 का भी, यानी कि जो जीवन जीने के अधिकार की प्रत्याशा है, उसको भी यह सेक्शन कम करता है। अतः अनुच्छेद 14 का और 21 का यह धारा उल्लंघन करती है। अतः इसे असंवैधानिक घोषित किया जाए। तो ये आपका 303 असंवैधानिक या अवैध है। दूसरा देखा जाए आपका दूसरा 497 आईपीसी की धारा 497। आईपीसी की धारा भी नेट में भी पूछा गया था क्वेश्चन। आईपीसी की धारा 497 देखना है। एडल्ट्री या जो जारता का अपराध था, जार कर्म का अपराध था, उस अपराध को भारत के उच्चतम न्यायालय ने अवैध घोषित कर दिया। आपका पहला तो केस याद रखना है, जोसेफ साइन। पूछा भी गया था कई राज्यों में। जोसेफ साइन, रोकिए था, स्टॉप करिए। हाँ हेलो। आपका जोसेफ साइन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, यानी कि जोसेफ साइन वर्सेज भारत संघ का केस देखना है। जोसेफ साइन वर्सेज भारत संघ का केस देखना है। ये क्वेश्चन कई राज्यों में फ़िलहाल पूछा जा रहा है। ये आपका कह सकते हैं कि 2018 का केस है और उच्चतम न्यायालय का केस है। मुख्य न्यायाधीश इसमें थे, आपका कह सकते हैं कि जस्टिस दीपक मिश्रा। कई एंगल से इसमें क्वेश्चन बना है। फिर एक बार याद रखिए, जोसेफ साइन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के बाद में 2018 ईस्वी में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा जी ने आईपीसी की धारा 497 को अवैध या असंवैधानिक घोषित कर दिया और ये निर्णय दिया कि पत्नी पति की प्रॉपर्टी नहीं है, अर्थात पत्नी पति की संपत्ति नहीं है। अब 497 में था क्या, और जूरिस्प्रूडेंस में भी इस बिंदु को उठाना पड़ेगा और जूरिस्प्रूडेंशियल व्यू से थोड़ा देखेंगे हम। फिर आपका कह सकते हैं कि नेट में कैसे क्वेश्चन बना है वो भी देखा जाएगा। यूपीजे में इस पर कैसे क्वेश्चन बना, तो 497 पहले एक उदाहरण द्वारा समझाया जाए। ए पति हैं
और इसकी पत्नी बी हैं, बी पत्नी हैं। पति की सम्मति के बिना इसकी पत्नी और एक सी यानी कि जार, ये सी यानी कि जार आपस में रिलेशन बनाते हैं, यानी कि पत्नी भी सहमत रहती हैं, जार थर्ड पर्सन यानी कि जार भी सहमत हैं, लेकिन पति सहमत नहीं होता। ऐसी दशा में इसी को एडल्ट्री या जार कर्म का अपराध कहा जाता था। इस अपराध में पत्नी कोई दंड नहीं पाती थी और पीड़ित या विक्टिम पति होता था, दंड केवल जार पाता था। तो जोसेफ साइन के वाद में आपका चैलेंज किया गया कि हजूर ये जो धारा हैं अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करती हैं, अर्थात आपका कह सकते हैं कि समता के अधिकार का उल्लंघन करती हैं, अनुच्छेद 15 का उल्लंघन करती हैं, यानी कि लिंग के आधार पर विभेद करती हैं, अनुच्छेद 19 का उल्लंघन करती हैं, यानी कि स्वतंत्रता का उल्लंघन करती हैं, और आर्टिकल 21 का उल्लंघन करती हैं, यानी कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का भी उल्लंघन करती हैं। अतः ऐसी दशा में जब स्त्री दोषी नहीं हो रही हैं तो केवल मैं क्यों दोषी होऊंगा, इस धारा को ही आप अवैध घोषित करिए। उच्चतम न्यायालय ने आईपीसी की धारा 497 को असंवैधानिक या अवैध घोषित कर दिया और एक वाक्य कहा कि जो पत्नी है, यानी कि इस उदाहरण में भी पत्नी पति की प्रॉपर्टी या संपत्ति नहीं है, उसका स्वतंत्र व्यक्तित्व है, पत्नी की इच्छा पति की इच्छा पर निर्भर नहीं करती। यानी कि ये जो निर्णय आया ये शुद्ध रूप से स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट पर आधारित हैं, अर्थात हैसियत से संविदा की ओर। देखिए आपका जुरिस्प्रूडेंस थोड़ा बहुत यहाँ देखना पड़ेगा। विधि शास्त्र में हैसियत से संविदा की ओर स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट का सिद्धांत सर हेनरी मेन ने दिया। उन्होंने ये कहा कि धीरे धीरे समाज में, प्रगतिशील समाज में हैसियत लोगों की भंग होती है और वे स्वतंत्र होते हैं और संविदा की ओर बढ़ते हैं। तो हैसियत में स्वतंत्रता नहीं होती जबकि संविदा में स्वतंत्रता होती है, अर्थात इस केस में पत्नी को पति की हैसियत से मुक्त कर दिया गया और ये कहा गया कि पत्नी को स्वतंत्र व्यक्तित्व भी प्राप्त है, उसकी स्वतंत्रता है, उसकी इच्छा का दमन पति पर निर्भर नहीं हो सकता। अब ये है कि आपका जो नेट में क्वेश्चन आया था कि जार कर्म या एडल्ट्री या जारता अब अपराध नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अभी भी सिविल मामलों में ये बचा है। यानी कि सिविल मामलों में अभी भी आपका डाइवोर्स का आधार हो सकता है, अर्थात इसका मतलब केवल अपराध से बाहर किया गया है। अभी भी सिविल मामलों में जार कर्म के आधार पर डाइवोर्स की मांग की जा सकती है और सीआरपीसी की धारा 125 के तहत भी अगर पत्नी लगातार जारता की दशा में हो तो सीआरपीसी की धारा 125 के तहत उसे भरण पोषण देने से इनकार किया जा सकता है। यानी कि इसका मतलब कि क्रिमिनल मामलों से हट गई
सिविल मामलों में अभी ये प्रावधान बचा है। आइए 2 धाराएं हुई, अब तीसरी धारा देखा जाए 377। आईपीसी की धारा 377 में आप 2 भागों में बांट लीजिए। इसका कुछ पार्ट यानी कि इसका कुछ भाग को अवैध घोषित कर दिया गया, जबकि अभी भी कुछ भाग इसका वैध हैं। यानी कि कुछ भाग अवैध और कुछ भाग वैध। यानी कि अगर कोई मनुष्य अप्राकृतिक आपस में ही रिलेशन बनाते हैं तो अब वह अपराध नहीं माना जाएगा, लेकिन अभी भी जीव जंतुओं के साथ अप्राकृतिक शारीरिक रिलेशन बनाना अभी भी अपराध है। यानी कि मुख्य रूप से जो गे वाले थे, यानी कि जो समलैंगिक वाले थे, वे काफ़ी दिनों से इस विषय पर आंदोलन चला रहे थे। यानी कि आइए 377 का केस देखा जाए। नवतेज सिंह जौहर, याद रखिएगा केस नवतेज सिंह जौहर वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेज भारत संघ का केस है। ये भी 2018 का ही केस है, उच्चतम न्यायालय का केस है। और इसमें जो मुख्य न्यायाधीश थे जस्टिस दीपक मिश्रा ही थे। जस्टिस दीपक मिश्रा इस केस में भी मुख्य न्यायाधीश थे। देखिए इन्होंने क्या कहा, आर्टिकल 14, 19, 21 के आधार पर अनुच्छेद 14, 19, 21 के उल्लंघन के आधार पर जो ये अप्राकृतिक काम तृष्णा की बात थी, अप्राकृतिक शारीरिक रिलेशन बनाने की बात थी, उसको अवैध घोषित कर दिया। यानी कि उस अपराध को अवैध घोषित कर दिया। इसका मतलब कि अगर 2 मनुष्य आपस में शारीरिक रिलेशन बनाते हैं, अप्राकृतिक शारीरिक रिलेशन बनाते हैं, तो अब वह ऑफेंस नहीं माना जाएगा। लेकिन आज भी अगर पशु पक्षियों या जीव जंतुओं के साथ ऐसा कार्य किया जाता है तो आज भी वह अपराध की श्रेणी में मौजूद है। यानी कि धारा 377 का कुछ भाग अवैध घोषित किया गया है और आज भी कुछ भाग अभी वैध हैं। अगला देखा जाए, एक आपका जो लास्ट में देखना है अवैध की धारा का, वह 309 का देखना है। अर्थात आईपीसी की धारा 309 अटेम्प्ट टू सुसाइड यानी कि आत्महत्या का प्रयत्न। अटेम्प्ट टू सुसाइड अर्थात आत्महत्या का प्रयत्न। देखिए आपका आईपीसी की धारा 309, इस धारा में आत्महत्या का प्रयास को दंडनीय बनाया गया है। आत्महत्या का प्रयास अटेम्प्ट को दंडनीय बनाया गया है। इस विषय पर भी काफ़ी आपका केस भी हैं, 2 ही केस महत्वपूर्ण बताए जाएंगे। आत्महत्या का जो प्रयास है यह एक ऐसा अपराध है जिसमें अगर आप सफल हो गए,
सफल हो गए का मतलब ये हुआ कि आपने आत्महत्या का प्रयास किया, और कोई व्यक्ति मान लीजिए आत्महत्या का प्रयास किया और वह प्रयास सफल हो गया, यानी कि उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई, तो कार्य पूर्ण हो गया, तो कोई दंड नहीं दिया जाता, कोई दंड नहीं दिया जाता। लेकिन जब कार्य असफल हो गया, यानी कि व्यक्ति मरा नहीं, अटेम्प्ट के बावजूद भी जिंदा बच गया, तब उसे दंडित किया जाता है आईपीसी की धारा 309 के तहत। अब इस पर आपका इच्छा मृत्यु से लेकर तमाम प्रावधान है, मर्सी किलिंग, यूथेनेसिया, पैसिव यूथेनेसिया, एक्टिव यूथेनेसिया, वो आगे कभी पढ़ाया जाएगा। लेकिन 309 पर 2 केस याद रखना है और एक सिद्धांत याद रखना है, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स का या ग्रहण के सिद्धांत का। देखिए सबसे पहला केस आता है पीरथिनम। पीरथिनम वर्सेज भारत संघ, पीरथिनम वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के बाद में 1994 ईस्वी में भारत के उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि आर्टिकल 21 के तहत, अनुच्छेद 21 के तहत जीवन जीने के अधिकार में मरने का अधिकार भी शामिल है। अतः आईपीसी की धारा 309 जो आत्महत्या के प्रयास को दंडनीय बनाती हैं, वह अवैध हैं, अर्थात असंवैधानिक है, क्योंकि अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करती है। अर्थात पीरथिनम के बाद में 1994 ईस्वी में भारत के उच्चतम न्यायालय ने आईपीसी की धारा 309 को आर्टिकल 21 के उल्लंघन के आधार पर अवैध घोषित कर दिया और ये कहा, निर्णय दिया कि जीवन जीने के अधिकार में मरने का अधिकार भी शामिल है। तत्पश्चात सुप्रीम कोर्ट को अपनी गलती का एहसास हुआ और इसके बाद केस आता है ज्ञान कौर का। ज्ञान कौर का केस आता है, ज्ञान कौर वर्सेज पंजाब राज्य का केस आता है। ज्ञान कौर वर्सेज पंजाब राज्य का केस आता है। ये आपका केस है 1996 का केस है, सुप्रीम कोर्ट का केस है। मुख्य न्यायाधीश पूछे जाते हैं जस्टिस जे.एस. वर्मा। जस्टिस जे.एस. वर्मा थे मुख्य न्यायाधीश। इन्होंने पीरथिनम के बाद में दिए गए निर्णय को सेटिसाइड कर दिया, उलट दिया, यानी कि अपास्त कर दिया और जे.एस. वर्मा ने निर्णय दिया कि आर्टिकल 21 में जीवन जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है, अतः धारा 309 वैध है। इसका मतलब ये हुआ कि पीरथिनम में दिए गए निर्णय को आपका ज्ञान कौर के बाद में उलट दिया गया और ये कहा गया कि आर्टिकल 21 में जीवन जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है, अतः धारा 309 वैध हैं। अर्थात जो व्यक्ति अटेम्प्ट टू सुसाइड करेगा, आत्महत्या का प्रयास करेगा, वह 309 आईपीसी के तहत दंड का भागी होगा। अब आपको यहाँ ये देखना है
कि ये केस आया 1994 में पी रथीनम का, और ज्ञान कौर का आया 1996 में। तो ये जो 2 वर्ष बीच में हैं, ये 2 वर्ष जो बीच में है, पी रथीनम के वाद के कारण आईपीसी की धारा 309 पर ग्रहण लग गया था, आच्छादित हो गई थी, इसका प्रवर्तन रुक गया था, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स लग गया था। और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही निर्णय को 2 साल बाद सेट असाइड किया, ये धारा 309 कह सकते हैं कि अपने आप पुनर्जीवित हो गई, अपने आप काम करना शुरू कर दी। अर्थात इसका मतलब एक और निकला कि अगर किसी सेक्शन को या उसके प्रावधान को न्यायपालिका ने अवैध या असंवैधानिक घोषित किया है, ऐसी दशा में वह प्रावधान पूरी तरह समाप्त नहीं होता, बल्कि उस पर इक्लिप्स लग जाता है, ग्रहण लग जाता है, अर्थात वह कोमा में चला जाता है, अर्थात वह सुषुप्तावस्था में चला जाता है। और जैसे ही कानून में बदलाव लाया जाए या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अपना पूर्ववर्ती निर्णय सेट असाइड कर दे, अपास्त कर दे, वैसे ही वह प्रावधान अपने आप पुनर्जीवित हो जाता है। इस प्रकार आपका अवैध चीज़ बताई गई कि अवैध या असंवैधानिक क्या है। आइए आईपीसी पढ़ने से पहले अब क्रिमिनल मामलों के, आपराधिक मामलों के कुछ प्रिंसिपल हैं, कुछ सिद्धांत हैं। यानी कि जब भी आप आईपीसी पढ़िए, आईपीसी पढ़ने के पहले आपराधिक मामलों के कुछ नियम कायदे हैं, कुछ प्रिंसिपल हैं, कुछ सिद्धांत हैं। उन सिद्धांतों को एक एक करके हम बताएंगे। ये सिद्धांत पहले प्री में पूछे जाते थे, लेकिन वर्तमान समय में मेंस में भी ये सिद्धांत पूछे जा रहे हैं। उत्तराखंड से लेकर तमाम राज्यों में ये सिद्धांत आपका मेंस में भी पूछे गए हैं। तो कहाँ किस राज्य में कैसा क्वेश्चन बना है ये भी बताया जाएगा, लेकिन वर्तमान समय में सिद्धांतों से आप सतर्क रहिए। पहला हम सिद्धांत बताते हैं, निर्दोषिता की उपधारणा। निर्दोषिता की उपधारणा यानी कि प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस। प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस यानी कि निर्दोषिता की कल्पना। देखिए, निर्दोषिता की कल्पना होती क्या है और आपका ये किस सिद्धांत पर आधारित है। निर्दोषिता की कल्पना या उपधारणा या अनुमान, ये हम क्रिमिनल मामलों का पहला सिद्धांत आपको बता रहे हैं। कॉमन लॉ का यह परंपरागत सिद्धांत है कि प्रत्येक अभियुक्त को तब तक निर्दोष माना जाए जब तक कि उसका दोष साबित न हो जाए। यानी कि इंग्लैंड के परंपरागत जो कानून है, कॉमन लॉ या सामान्य विधि, कॉमन लॉ का कह सकते हैं कि यह सिद्धांत है कि प्रत्येक एक्यूज्ड को, प्रत्येक अभियुक्त को तब तक निर्दोष माना जाए, तब तक उसे दोषी न माना जाए जब तक कि उसका दोष साबित न हो जाए। अर्थात जब अभियुक्त
न्यायालय के समक्ष पेश किया जाता है या हाजिर होता है, तब न्यायालय ये कल्पना करके चलता है कि अभियुक्त ने अपराध नहीं किया। प्रोसिक्यूशन या परिवादी यानी कि अभियोजन या परिवादी का ये कर्तव्य है कि वह युक्त संदेह से परे यानी कि बिना किसी संदेह के न्यायालय में इस बात को प्रूफ करे कि अभियुक्त ने ही अभिकथित अपराध किया है। ये अभियोजन या परिवादी को प्रूफ करना है। यह उपधारणा इस सिद्धांत, इस नियम पर आधारित है, इस कहावत पर आधारित है कि भले ही 1000 अपराधी छूट जाएं, लेकिन किसी निर्दोष को सजा न हो। यानी कि यह उपधारणा इस कहावत पर आधारित है कि इस मैक्सिम पर आधारित है कि भले ही 1000 अपराधी छूट जाएं, लेकिन किसी निर्दोष को सजा न हो पाए। लेकिन वर्तमान समय में इस उपधारणा को शिथिल किया गया है, कमज़ोर किया गया है। इसके कुछ अपवाद बताए गए हैं। एक्सेप्शन का मतलब ये हुआ कि जहां अभियुक्त जब पेश होता है तो न्यायालय यह कल्पना करके चलता है कुछ दशाओं में वर्तमान में कि अभियुक्त ने ही अपराध किया। ये आपका जो कल्पनाएं हैं तमाम हैं, लेकिन 2 उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ। एविडेंस की धारा 114A का उदाहरण और दूसरा आपका एविडेंस की धारा 113B का उदाहरण। जैसे हाथरस कांड ले लीजिए। अगर कोई स्त्री ये बयान देती है कि उसकी सम्मति के बिना उसके साथ मैथुन किया गया है, तो न्यायालय ये मान कर चलेगा, ये कल्पना करके चलेगा, ये उपधारणा करेगा न्यायालय कि अभियुक्त निर्दोष नहीं है बल्कि अभियुक्त दोषी हैं, अर्थात अभियुक्त ने दुराचार किया है। अब अभियुक्त का ये कार्य है कि वह साबित करे कि वह दुराचारी नहीं है, अर्थात उसने अपराध नहीं किया। यानी कि जो निर्दोषिता या इनोसेंस की कल्पना का सिद्धांत है, वर्तमान समय में देखा जाए तो कुछ शिथिल किया गया है। ज़्यादातर महिलाओं के मामले में, अर्थात महिलाओं के प्रति अपराधों में ये उपधारणा शिथिल की गई है। और सबसे पहला बताया मैं, दुराचार के मामलों में ये उपधारणा करके चला जाएगा। कुछ माने कह सकते हैं कि कुछ बातें साबित हो जाने पर न्यायालय मान कर चलेगा कि अभियुक्त दोषी है। इसी प्रकार डावरी डेथ या दहेज हत्या में एविडेंस की धारा 113B में भी अगर ये दिखा दिया जाए कि महिला की मृत्यु हुई है, मृत्यु अप्राकृतिक है, विवाह के 7 वर्ष के अंदर हुई है और मृत्यु से पहले दहेज की मांग की गई थी या तंग किया गया था, तो ऐसी दशा में न्यायालय ये अनुमान लगा लेता है कि इस महिला को दहेज के लिए ही अभियुक्तों ने मारा है। इसका मतलब ये हुआ कि निर्दोषिता की जो उपधारणा है, इनोसेंस क्या जो कल्पना पहले थी, अब ये थोड़ा शिथिल की गई है। और कुछ मामलों में, ज़्यादातर महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के मामले में,
ये मानकर चला जाता है कि अपराध किया है अभियुक्त ने। ये आपका पहला प्रिंसिपल रहा, यानी कि ये आपका पहला सिद्धांत बताया गया। आइए दूसरा सिद्धांत देखा जाए। दूसरा सिद्धांत है निःशुल्क विधिक सहायता, फ्री लीगल एड। दूसरा जो हम सिद्धांत क्रिमिनल मामलों का बता रहे हैं, निःशुल्क विधिक सहायता, फ्री लीगल एड, निःशुल्क विधिक सहायता। जब भी इसको पढ़िए, ये मेंस में आपका पिछली बार उत्तराखंड जेके और एपीओ के मेंस में भी क्वेश्चन बना है। इसको थोड़ा सतर्क होकर पढ़ना है। उत्तराखंड और आपका उत्तराखंड में मेंस में भी बना है। जब भी इसको आप पढ़ेंगे, संविधान का अनुच्छेद 22 का क्लाज 1 आपको पढ़ना पड़ेगा। इसी के साथ सीआरपीसी की धारा 303 और 304 पढ़ना पड़ेगा। इसी के साथ आपका संविधान का अनुच्छेद 39 ये भी पढ़ना पड़ेगा। इसी के साथ एक केस कम से कम HM हास्कट का केस पढ़ना है। हास्कट का आपका केस पढ़ना पड़ेगा। और अब जो नया कानून बना है, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987, यानी कि जब भी मेंस में लिखिए अनुच्छेद देखिए मेंस में आपको क्या क्या डालना है। मेंस में जब भी लिखिए तो एरिया आप ज़रूर बना लीजिए। नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत, प्राकृतिक न्याय का जो सिद्धांत है, आडी अल्ट्रम्पर्टम अर्थात दूसरे पक्षकार को सुनो, यहाँ से उठाएंगे। फिर अनुच्छेद 22 के क्लाज 1 को लिखेंगे। फिर अनुच्छेद 39A लिखेंगे। फिर हास्कट का केस हम बताएंगे। फिर सीआरपीसी की धारा 303 और 304 बताया जाएगा। और फिर जो कानून संसद ने बना दिया, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987, उसको बताया जाएगा। तो ये आपका जो बताया जाएगा कल अगले लेक्चर में बताया जाएगा आपका। धन्यवाद। इसको कंप्रेस